कहानी की शुरुआत होती है कोलोराडो की एक सख्त और डरावनी जेल से। वहां हम एक कैदी को देखते हैं, रे ब्रेसलिन। देखने में बिल्कुल आम आदमी लगता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। वो किताब का पेज फाड़कर उसे जलाकर फेंक देता है और उसके राख से दीवार पर कुछ अजीब निशान बनाता है। तभी उसका सेलमेट धीरे से फुसफुसाता है, रे, सुना है कल कोई तुझ पर हमला करेगा। रे बिना कुछ कहे बस हल्की सी मुस्कान देता है। अगले ही दिन एक कैदी जब उस पर टूट पड़ता है तो रे बिजली की तरह पलटकर उसे गिरा देता है। गार्ड्स तुरंत आ पहुंचते हैं। गन पॉइंट देखकर सब लोग नीचे लेट जाते हैं और रे अपना हाथ ऊपर कर देता है। अगली सीन में हम देखते हैं गार्ड्स रे को पकड़कर आइसोलेशन ब्लॉक में डाल देते हैं। जाते वक्त जब गाइड पासवर्ड बटन दबाता है तो रे उसे चुपके से देख लेता है। अब वो एक ऐसे कमरे में है जहां चारों तरफ बस दीवारें हैं, एक टॉयलेट, एक छोटी सी लाइट और कैमरे जो उसे हर पल देख रहे हैं। लेकिन रे डरने वालों में से नहीं। वो चुपचाप बैठकर हर चीज नोट करने लगता है। गार्ड्स कब आता है, कब जाता है, कैमरा किस वक्त बदलता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि कैमरा रूम हर दिन 7 मिनट के लिए खाली रहता है जब गार्ड्स सिगरेट पीने बाहर जाते हैं। अब वो अपनी चाल की तैयारी शुरू करता है। टॉयलेट पेपर से छोटी छोटी पेपर बॉल्स बनाता है जिससे वो टाइम का हिसाब लगाता है। दोपहर के वक्त जब खाना मिलता है तो उसमें चॉकलेट मिल्क भी होता है। बाद में वो उस पैकेट से ट्रांसपेरेंट शीट निकालता है और सब चीजें अपने पास छिपा लेता है। दूसरी ओर एक लेडी कार से उतरकर जेल की तरफ आ रही होती है और कैमरा रूम के गार्ड्स स्मोकिंग करने बाहर आए हुए होते हैं। जेल के अंदर गार्ड्स मजाक मजाक में उससे टाइम पूछता है तो रे मुस्कुराते हुए कहता है, 4 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, है ना? गार्ड सिर हिलाता है और रे गिनती शुरू कर देता है और जैसे ही वो 10 बोलता है, जेल के बाहर कार में धमाका हो जाता है। पूरा सिस्टम अलर्ट पर चला जाता है। गार्ड्स भागते हैं और कैमरा रूम चेक करते हैं कि कोई कैदी एस्केप तो नहीं हुआ और इसी अफरा तफरी में रे गायब हो जाता है। दरअसल वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी के नीचे छिपा था। बाहर निकलते ही वो एक कार में जा बैठता है जिसमें उसके 2 साथी एबिगेल और हर्ष पहले से इंतजार कर रहे होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो लेडी कोई और नहीं थी बल्कि उसकी दोस्त ही थी। थोड़ी दूर जाकर वो लोग रे को उतारते हैं। एबिगेल उसे एक सिक्का देती है। रे उस सिक्के से फोन लगाता है और बस एक शब्द बोलता है, शो टाइम। कुछ ही सेकंड में पुलिस की गाड़ियां उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं। क्योंकि अब रे जैकेट निकालकर जेल की ड्रेस में था तो गाइड्स को उसे पहचानने में आसानी होती है। लेकिन तभी वहां लेस्टर आता है, रे का बिजनेस पार्टनर। लेस्टर सब संभाल लेता है और रे को छुड़ा कर ले जाता है। अब हमें सच्चाई का पता चलता है। रे कोई आम कैदी नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। उसकी कंपनी का नाम है ब्रेसलिन क्लार्क सिक्योरिटी। उनका काम ही यही है, दुनिया भर की जेलों में घुसकर उनकी सिक्योरिटी टेस्ट करना ताकि पता चल सके कि कहीं कोई भाग तो नहीं सकता। रे जेलों से भागने में माहिर है। वो अंदर से पूरी सिस्टम को समझता है और बाहर निकल आता है। उसके बातें सुनकर वार्डन की तो होश उड़ जाता है। वो पूछता है, तुमने ये सब कैसे किया? रे मुस्कुराकर कहता है, जेल से भागने के लिए बस 3 चीजें चाहिए, लेआउट, रूटीन और बाहर वाले की मदद। वो बताता है कि कैसे उसने जानबूझकर दुश्मन बनाए ताकि उसे आइसोलेशन सेल में भेज दिया जाए जहां सिक्योरिटी सबसे कम थी। कैसे उसने गार्ड्स की रूटीन देखी, कैमरा का टाइम नोट किया और एक दूसरी चीज का खुलासा करता है। उसने उसकी टीम को एक लेटर लिखा। वो दिखने में नॉर्मल था। लंच टाइम पर मिलने वाले दूध की पैकेट से ट्रांसपेरेंट शीट निकालकर पासवर्ड लॉक पर लगा देता है जिससे गाइड का फिंगरप्रिंट उस पर लग जाता। पर टॉयलेट पेपर अंदर डालकर सेंसर को चकमा दे दिया। वहां से सीधे कैमरा रूम जाकर कंप्यूटर हैक करके सीसीटीवी फुटेज रिवर्स कर दिया और फायर ब्रिगेड सूट पहनकर बाहर निकल गया। वार्डन सुनकर हैरान रह जाता है और पूछता है, फिर कार ब्लास्ट किसने किया? रे रिप्लाई देता है, जब मैं अंडरग्राउंड से बाहर आ रहा था तभी मेरी फ्रेंड ने बटन दबाकर कार ब्लास्ट कर ली। कुछ महीनों बाद रे वापस अपने ऑफिस पहुंचता है। तब रिसेप्शनिस्ट रे को कस्टमर समझकर बात करती है, फिर बायोमेट्रिक देखकर समझ जाती है और माफी मांगती है। तभी वहां एक औरत आती है, जेसिका, जो CIA की ओर से आई होती है। वो कहती है, हमें आपकी मदद चाहिए मिस्टर ब्रेसलिन। एक नई जेल की सिक्योरिटी टेस्ट करनी है। ये जेल अलग थी, बहुत सीक्रेट, जिसकी लोकेशन तक किसी को नहीं बताई जा सकती। इनाम था $5 मिलियन। रे पहले तो मना कर देता है, लेकिन उसके पार्टनर लेस्टर उसे मनाता है कि यह बड़ा मौका है। आखिरकार वो मान जाता है। अब उसकी टीम हर्ष, एबिगेल और लेस्टर पूरी तैयारी शुरू करते हैं। उसकी नई पहचान बनाई जाती है, एंथनी, एक बॉम्ब मेकर जो कई सालों से फरार है।
हर्ष उसके शरीर पर एक छोटा सा ट्रैकर लगाता है ताकि वो बाहर से रे की लोकेशन ट्रैक कर सके। वो लोग उसे एक कोड बताते हैं जिसे रॉगर मार्श नाम के वार्डन को बताकर किसी भी समय वहां से बाहर आ सकता है। रे अब एक कॉफी शॉप के पास जाकर खड़ा हो जाता है। सब कुछ कैप्चर करने के लिए कैमरा भी सेट है। एबिगेल भी दूर से ऑब्जर्व कर रही है। इसी दौरान वहां पर एक कार आती है और कुछ अनजान लोग उसे पकड़कर कार के अंदर ले जाकर ट्रैकर निकाल देते हैं और उसे इंजेक्शन लगाते हैं। उसी वक्त सिग्नल मिलना भी बंद हो जाता है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक कांच के कैबिन में पाता है जहां चारों तरफ ऐसे ही कांच के सेल्स हैं और हर सेल में अलग अलग कैदी बंद हैं। यहीं से शुरू होती है रे की जिंदगी की सबसे खतरनाक जंग, क्योंकि इस बार वो जिस जेल में है वहां से कोई कभी भाग नहीं सका, क्योंकि वो सेल जमीन से थोड़ा ऊपर था और 24 घंटे निगरानी में था। वो चारों तरफ देखता है, हर चीज को बारीकी से नोट करता है। दीवारों की बनावट, कैमरों की दिशा, गार्ड्स के चलने का पैटर्न, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। हर जेल में कोई ना कोई दरार जरूर होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एबिगेल और हर्ष उसको ढूंढने में लगे हुए हैं। अब जब सभी कैदियों का ब्रेक टाइम होता है तो रे भी अपने केबिन से बाहर निकलकर ग्राउंड में आता है। तभी वो देखता है कि कुछ गार्ड्स एक कैदी को बेरहमी से पीट रहे हैं। इस जेल में किसी भी कैदी को किसी भी वक्त बिना किसी वजह के सजा दी जा सकती थी। ये सब देखकर रे थोड़ा डर जाता है। इसी बीच कुछ कैदी उसके पास आकर उससे लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन रे अपनी ताकत दिखाते हुए उनके लीडर को बुरी तरह पीट देता है। तभी एक और कैदी वहां आता है, एमिल रॉटमायर। वो बाकी कैदियों को रे से दूर हटने के लिए कहता है और रे से हाथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन रे उसका हाथ नहीं पकड़ता। थोड़ी देर बाद उसे एक कुर्सी में बिठाया जाता है जहां उस जेल की वार्डन मौजूद होता है। रे उसे अपना कोड बताता है और वहां से बाहर निकालने के लिए कहता है। दरअसल रे इस वार्डन को मार्श समझ रहा था, लेकिन वो तो कोई और निकला। वो बताता है कि यहां पर मार्श नाम का कोई आदमी नहीं है। ये सुनकर रे घबरा जाता है। रे अब हर चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगता है। वो गार्ड्स की रूटीन, खाना आने का वक्त और प्रिजनर्स की चाल नोट करता है। दूसरी तरफ एमिल उसे दूर से ऑब्जर्व कर रहा होता है। एमिल बताता है कि उसने कभी बाहर का आसमान नहीं देखा। यहां ना दिन का कोई मतलब है, ना रात का। शाम के वक्त जब दोनों साथ में होते हैं तो रे बताता है उसे आइसोलेशन चैम्बर में जाना है। तभी उस वक्त एमिल कहता है, चलो तुम्हारा ये विश भी पूरा कर दूंगा। दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। थोड़ी ही देर में गार्ड्स वहां पहुंचते हैं और दोनों को अलग अलग आइसोलेशन चैम्बर में डाल दिया जाता है। परंतु ए चैम्बर पिछला चैम्बर जैसा नहीं है, बल्कि इस पर तेज रोशनी चला दिया जाता है ताकि कैदी कुछ देख ना सके। थोड़ी देर बाद जब वहां पर एक डॉक्टर आता है तो रे उससे पूछता है इस जगह का नाम क्या है, जिस पर डॉक्टर कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद रे और एमिल को आइसोलेशन वार्ड से बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर आते ही एमिल रे से पूछता है, वहां अंदर तुम्हें कुछ मिला? रे कुछ अजीब सा ड्राइंग बनाता है और कहता है, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें यहां से बाहर निकाल सकता हूं। मुझे सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा लाकर दो। अगले दिन एमिल को वार्डन के सामने पेश किया जाता है। वार्डन उससे कुछ सवाल पूछता है, लेकिन एमिल कुछ नहीं कहता, जिससे वार्डन गुस्सा हो जाता है और उसे बुरी तरह टॉर्चर करता है। गार्ड्स जब उसे वापस ले जाने लगते हैं तो एमिल मौका देखकर एक लोहे का टुकड़ा अपने कपड़ों में छुपा लेता है। थोड़ी देर बाद वो रे से मिलता है और वो टुकड़ा उसे दे देता है। एमिल पूछता है, आखिर तुम कौन हो? रे मुस्कुराकर कहता है, जेल तोड़ना मेरा काम है। अब तक मैं 14 जेलों से भाग चुका हूं और मेरी किताब और अनुभव के आधार पर इस जेल को डिजाइन किया है ताकि यहां से कोई भाग ना सके। अगर हमें भागना है तो तुम्हें दोबारा आइसोलेशन वार्ड में जाना होगा। यह सुनकर एमिल हैरान हो जाता है और मना कर देता है, लेकिन रे उसे समझाता है, अगर तुम सच में आजादी चाहते हो तो यही एक रास्ता है। आखिरकार एमिल मान जाता है और जानबूझकर एक कैदी से झगड़ा शुरू कर देता है। कुछ ही पलों में पूरी जेल में मारपीट फैल जाती है। गार्ड्स आते हैं और सभी कैदियों को अलग अलग आइसोलेशन बॉक्स में बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं एबिगेल और हर्ष। एक आदमी लेस्टर से मिलते हैं और एबिगेल उससे रे के बारे में पूछती है, रे कहाँ है? लेस्टर जवाब देता है, मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ पर इसी मौके का फायदा उठाकर रे लाइट्स की गर्मी में बॉक्स की नट्स खोलना शुरू करता है। वो धीरे धीरे सभी नट्स हटा देता है। दरअसल जब रे पिछली बार इस रूम में आया था तभी वो इस नेट्स को ऑब्जर्व किया हुआ था।
एमिल जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि गार्ड्स का ध्यान उसकी ओर रहे और रे पर किसी की नजर न पड़े। रे जल्दी से टिश्यू पेपर से कैमरा ढककर बेसमेंट के रास्ते वहां से बाहर निकलता है। इसी दौरान उससे पाइप टूट जाती है जिससे अंदर पानी भरने लगता है। काफी मशक्कत के बाद वो बाहर निकल आता है और बाहर का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। जेल किसी जमीन पर नहीं बल्कि समंदर के बीचों बीच तैर रही होती है। यह देखकर रे समझ जाता है कि यहां से भागना लगभग नामुमकिन है। ऊपर गार्डों को निगरानी करते हुए देखकर वो छिप जाता है और तुरंत वापस जाता है, परंतु अब वो चेंबर पानी से भरा हुआ था। काफी कोशिश के बाद वो दोबारा नट्स लगा देता है ताकि किसी को शक न हो। जब उसे बाहर निकाला जाता है, एमिल पूछता है, काम हुआ? रे जवाब देता है, अभी तक कुछ पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद वार्डन को पता चलता है कि पोर्टोस यानी रे के रूम के नीचे से पानी लीक हुआ है, तो छानबीन के लिए वहां चला जाता है तो उसे कुछ नट्स खुले हुए मिलते हैं। गार्ड्स बहाना बनाता है कि पानी की वजह से ये अपने आप निकल गए होंगे। वार्डन मान तो जाता है लेकिन उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। कुछ देर बाद वार्डन को फोन से बात करते हुए लेस्टर बताता है कि वो कैदी रे ब्रेसलिन है जो अब तक 14 जेलों से भाग चुका है। अगर वो इस जेल से नहीं निकल पाया तो कोई नहीं निकल पाएगा। दूसरी तरफ एबिगेल और हर्ष उस जेल के स्ट्रक्चर को एनालाइज कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं रे धीरे धीरे अपने अतीत की कहानी बताता है। वो पहले एक लॉयर था जिसने एक खतरनाक आदमी को जेल भेजा था। उस आदमी ने बदला लेने की कसम खाई और एक दिन उसने रे के पूरे परिवार को मार डाला। उसी दिन से रे का मिशन शुरू हुआ, हर जेल को समझना, उसे तोड़ना और उससे निकलना। अब दोनों गार्ड्स की रूटीन पर नजर रखना शुरू करते हैं। रे कहता है, पहले हमें पता लगाना होगा कि हम हैं कहां। एमिल लंच टाइम में एक छोटे ब्लेड से रे को जख्मी कर देता है ताकि उसे डॉक्टर के पास भेजा जाए। डॉक्टर के ऑफिस में रे मौका देखकर एक इंजेक्शन और कागज का टुकड़ा चुरा लेता है और अपने कपड़ों के अंदर छुपा लेता है। दोपहर के वक्त जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं, एमिल उसे एक पेन देता है और रे उस पेन को एक लोकेशन फाइंडिंग कंपास में बदल देता है। लेकिन वार्डन को उस पर शक हो जाता है और गार्ड्स उसे पकड़कर वार्डन के सामने ले आते हैं। वार्डन मुस्कुराकर कहता है, मिस्टर ब्रेसलिन, अब हमें सब पता चल चुका है। जानते हो, मैंने ये जेल तुम्हारी ही किताब देखकर बनाई है। वापस आने पर रे एमिल से कहता है, अब मेरे पास एक नया प्लान है। वो एक डिवाइस एमिल को देता है और कहता है, इसे जावेद को दे दो, उस पर किसी को शक नहीं होगा। एमिल जावेद को समझाता है कि अगर वो यहां से भागना चाहता है तो मदद करनी होगी। जावेद मान जाता है लेकिन अगले दिन धोखा दे देता है। वो वार्डन को बताता है कि रे और एमिल भागने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन बदले में एक कंडीशन रखता है कि वो खुले आसमान के नीचे अपने रब से दुआ करना चाहता है। दरअसल वो कई सालों से जेल के अंदर ही दुआ कर रहा था। वार्डन मान जाता है बिना यह समझे कि यह भी प्लान का हिस्सा है। रात में जावेद आसमान के नीचे बैठता है और चुपके से उस डिवाइस से जेल की लोकेशन मार्क कर देता है। अगले दिन वो डेटा एमिल को भेज देता है और अब रे को पता चलता है कि वे मोरक्को के बीचों बीच समुद्र में हैं। एमिल कहता है, मैं एक आदमी को जानता हूं जो हमारी मदद करेगा, पर सवाल था उसे लोकेशन कैसे भेजें। इसलिए रे फिर डॉक्टर के पास जाता है और उसे किसी तरह मना लेता है कि वो बाहर मैसेज भेज दे। उनके प्लान के हिसाब से अब रे और एमिल के पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। रात के वक्त जब वार्डन कैमरा रूम से देखता है कि रे दीवार पर टैप करते हुए कुछ अजीब हरकतें कर रहा है, वो उसकी नोटबुक में से टैप को डिकोड करता है और समझ जाता है कि ये लोग यहां से भागने वाले हैं। वो गार्ड्स को कहता है जेल की सिक्योरिटी डबल कर दो, और वो लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन असल प्लान कुछ और था। रे, एमिल और जावेद वहां से भागने की तैयारी में थे। वे झगड़ा करने का नाटक करते हैं। उन्हें देखकर सब लोग आपस में झगड़ने लगते हैं। गार्ड्स उन्हें रोकने की काफी कोशिश करते हैं। आखिरकार गार्ड्स का ध्यान भटकता है और तीनों सीढ़ियों से कार्गो सेक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं। रे कैमरों को ब्लॉक कर देता है ताकि वार्डन उन्हें न देख सके। वार्डन पूरी जेल को लॉक कर देता है। बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। रे को दोबारा लौटना पड़ता है। दूसरी तरफ वार्डन भी कंप्यूटर में उन लोगों का लोकेशन देख रहा होता है। इसी बीच एमिल का आदमी हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच जाता है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे पहले ही इन्फॉर्म कर दी थी। वापस आते वक्त जावेद को गोली लगती है। वो गिर पड़ता है और कहता है, अब मेरा सफर यहीं खत्म होता है। अब रे इंजन रूम में जाकर कार्गो की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देता है, जिसे देखकर वार्डन दंग रह जाता है। एमिल बाहर निकल जाता है और गार्ड्स को खत्म करता हुए आगे बढ़ता है। तभी हेलीकॉप्टर लैंड होता है। उसे देखकर एमिल हेलीकॉप्टर की तरफ तेजी से भागता। गार्ड्स उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं
लेकिन वो उस पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ गार्ड और रे के बीच झगड़ा हो जाता है। बाद में रे वहीं वाटर टैंक में छिपा होता है, लेकिन जैसे ही बिजली दोबारा ऑन होती है उसे बाहर कूदना पड़ता है। सीधे समुद्र में एमिल उसे देख लेता है और हेलीकॉप्टर से सीढ़ी नीचे फेंक देता है। रे पकड़ लेता है, लेकिन वार्डन को यह बात हजम नहीं होता। तभी वो गोली चला देता है। रे जवाब देते हुए पास के ऑयल टैंक्स पर गोली मारता है और एक बड़ा धमाका सब कुछ खत्म कर देता है। वार्डन और उसके गार्ड्स राख में बदल जाते हैं। रे और एमिल अब आजाद हैं। वे मोरक्को के एक बीच पर खड़े हैं। वहां पर एक कार आकर रुकती है। उसमें से उतरती है जेसिका, रे की पुरानी साथी। वो बताती है कि एमिल असल में विक्टर है। उसके पिता यही वजह थी कि उसने रे को मिशन पर भेजा था, उसे बचाने के लिए। रे को अब सब समझ आता है। एमिल रॉटमायर कोई नाम नहीं था, बल्कि एक कोड था ताकि उसकी टीम लोकेशन ट्रैक कर सके। और एंथनी पोर्टोस नाम इसीलिए दिया गया था ताकि एमिल समझ सके कि रे उसकी बेटी की तरफ से आया है। और इसी के साथ कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी एस्केप प्लान, एक ऐसा दिमागी खेल जहां हर चाल सोच समझकर खेलनी पड़ती है, क्योंकि यहां एक गलत कदम मौत के बराबर है। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि एस्केप प्लान 2 में क्या होता है, तो नीचे कमेंट में जरूर पार्ट 2 लिखें। आपके कमेंट्स ही हमें मोटिवेट करेंगे कि हम इसका अगला पार्ट आपके लिए जल्दी लेकर आएं। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा।